में इतना ही मिलता है। चलो भाई इधर ध्यान दो, बातें बंद। देखो आज तक क्या डिस्कस किया है हमने। एक एटवुड मशीन हो गया, लास्ट लेक्चर में हम कर रहे थे कांटेक्ट फोर्स एंड टेंशन फोर्स। तो कांटेक्ट फोर्स के कुछ सम थे, अच्छे वाले बाकी रह गए थे, तो वो कराने से पहले एक क्विक रिवीजन देख लेते हैं हमने क्या क्या किया हुआ है। तो वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम कंस्ट्रेंट मोशन। कंस्ट्रेंट में सबसे पहले किसका कंस्ट्रेंट किया? स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। उसके बाद पुली ब्लॉक सिस्टम में एटवुड्स मशीन को देखा। उसके बाद वेज कंस्ट्रेंट वाला सिनेरियो देखा, ऐसे वॉल, ऐसा कोई सम किया था हमने एक। फिर उसके बाद क्या किया था? आफ्टर वेज कंस्ट्रेंट मूविंग पुली वाला एक केस देख लिया कि व्हेन पुली मूव्स क्या होता है। देयर वर टू मेथड्स फॉर मूविंग पुली। वे कौन से? जब पुली खुद चलने लगती है तब क्या होता है? इन द एटवुड्स मशीन वी हैव कंसीडर्ड, अगर ये बॉडी नीचे आएगी तो ये वापस ऊपर जाएगी। इतना हमने किया हुआ है। तो व्हाट वाज द फॉर्मूला व्हेन पुली इटसेल्फ वाज मूविंग विथ v वेलोसिटी? तो वेलोसिटी ऑफ पुली इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए प्लस ब्लॉक बी अपॉन 2। दैट वाज द फॉर्मूला। और इसी को अगर पॉइंट मेथड से करना है तो भी कर सकते हैं, वो भी हमने डिस्कस किया था कि मार्क द 4 पॉइंट्स। फिर जो उसकी लेंथ बढ़ा रहा है उसको क्या करना है? पॉजिटिव लेना है। जो लेंथ घटा रहा है उसको नेगेटिव लेना है। दैट वाज द मेथड। तो अभी आगे बढ़ते हैं। लास्ट टाइम जो क्वेश्चन बाकी रहा था वहीं से आगे बढ़ते हैं। देखो इधर ध्यान दो, ये बातें बंद। वी हैव एन इंक्लाइन प्लेन। अब जो भी इंक्लाइन प्लेन जो भी हम पढ़ रहे हैं उसमें हमने क्या देखा था? तो भाई स्ट्रिंग कैसे होनी चाहिए? मासलेस स्ट्रिंग और इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। फिर वेट के लिए क्या था कि जो वेट का जो सरफेस है वो फ्रिक्शनलेस है। अभी की कंडीशन में जो भी हम पढ़ रहे हैं वो सारा कैसा है? फ्रिक्शनलेस सरफेस। सो फॉर दिस केस फाइंड द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन फॉर द पार्टिकल स्लाइडिंग फ्रॉम अ वेज। तो क्या होगा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला? फ्रिक्शन नहीं, दिस इज फ्रिक्शनलेस। तो इसको कैसे किया? इधर ध्यान दो, कोई आवाज नहीं करेगा बीच में। इधर ध्यान दो। जिन लोगों ने लास्ट 2 लेक्चर नहीं भरे हैं उनको कुछ समझ में नहीं आएगा, तो मेहरबानी करके बीच में कुछ मत बोलना। एक mg ऐसे वर्क करता है, थीटा यहां पे आ जाएगा तो ये बन जाएगा mg कॉस और ये बन जाएगा mg साइन। बराबर है? इसमें कोई डाउट किसी को? अब इसको हम ऐसे, इस पर्टिकुलर पार्टिकल के ऊपर नॉर्मल फोर्स कैसे लगता है? कांटेक्ट नॉर्मल फोर्स हमने क्या डिस्कस किया था कि कांटेक्ट फोर्स ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो सरफेस अभी भले इंक्लाइंड है तो उसका परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। तो हॉरिजॉन्टली कॉन्करेंट कंपोनेंट को देखो तो क्या हो जाएगा? mg cos इक्वल टू n। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या लिख सकते हैं? n इक्वल टू mg cos। ये mg साइन किसके इक्वल टू होगा? फ्रिक्शन अभी नहीं है तो क्या होगा? यहां से हमको मिला mg cos। अब हमको चाहिए कि इसका एक्सेलरेशन ढूंढना है। तो इसका एक्सेलरेशन बाय डिफॉल्ट कहां पे होगा? कोई ऑप्शन बचता है? ड्यू टू कंस्ट्रेंट ऑफ वेज इसके पास एक ही ऑप्शन है, ये ऊपर तो जाएगा नहीं बिकॉज देयर इज नो फोर्स पुशिंग अपवर्ड्स। तो उसके पास एक ही ऑप्शन है कि वो ग्रेविटी के साथ नीचे जाएगा। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स का फॉर्मूला हमने क्या ढूंढा? mg साइन थीटा। mg साइन थीटा इज द फोर्स विच इज हेल्पिंग द पार्टिकल टू कमिंग डाउनवर्ड्स। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं? mg साइन थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? ma। तो m तो है, ab है,
एम एम कैंसिल हो गया, तो जी साइन थीटा विल बी एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल विच इज स्लाइडिंग फ्रॉम द वेज। समझ में आया? तो एक क्लासिक केस ये सम समझ सकते हो या फिर इसको कॉन्सेप्ट समझ के याद कर सकते हो कि कोई भी पार्टिकल अगर किसी वेज से स्लाइडिंग कर रहा है और वो वेज जो इंक्लाइन प्लेन है वो फ्रिक्शन लेस प्लेन दिया हुआ है, देन एक्सेलरेशन विल बी बाय डिफॉल्ट जी साइन थीटा। सिंपल है, कोई डाउट किसी को इसमें? फटाफट से इसको नोट करो। चल लिख लिया है तो इसे सॉल्व कर क्वेश्चन नंबर 2 को। जाऊ પડશે 12 મિનિટ રહ્યો, કશો અવાજ ના જોઈએ તારો. The question is 2 kg, 3 kg and 5 kg blocks are separated. Sorry. 2 kg, 3 kg and 5 kg, 3 blocks are on the surface. If we apply 50 Newton force on the particle 2m or 2 kg mass, then what will happen to the normal force of 3, 5? मतलब इन दोनों के बीच में जो नॉर्मल फोर्स है उसको फाइंड करके दो. नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हमने डिस्कस किया था कि अगर कोई सरफेस के ऊपर कोई ब्लॉक पड़ा हुआ है, दिस इज ब्लॉक ए, दिस इज सरफेस बी, तो लास्ट टाइम हमने क्या डिस्कस किया था कि बी ए के ऊपर परपेंडिकुलर नॉर्मल फोर्स लगाएगा, लाइकवाइज वो ए को कंप्रेस करना चाहता है, और ए बी के ऊपर नॉर्मल फोर्स लगाएगा, लाइकवाइज बी ए बी को कंप्रेस करना चाहता है. तो इसको बोलते थे फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, इसको बोलते थे फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए. सो दैट्स हाउ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स वर्क्स. फिर हमने बोला था हॉरिजॉन्टल के लिए भी ऐसे ही काम करेगा, थोड़े एग्जाम्पल भी कराए थे. जिसको नहीं पता है वो लास्ट वाला कंटेंट सारा एक बार नोट्स पढ़ के आए तभी आगे का लेक्चर में समझ में आएगा. तो इसमें क्या करना है, द फोर्स नॉर्मल फोर्स बिटवीन पार्टिकल 3 and 5 फाइंड करना है. तो ऐसे सम को कैसे सोल्व करते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंसीडर दिस होल सिस्टम एज वन. अगर इसको पूरा एक सिस्टम मान लिया जाए तो अगर फोर्स यहां से लगाऊंगा इतने मास पे, तो एक्सेलरेशन कहां पे होगा? तो डल कोई रिस्पॉन्स नहीं, कम से कम डल रिस्पॉन्स तो जी राइट हैंड साइड पे होगा, ऐसा होगा एक्सेलरेशन. कॉमन सेंस है इतनी. तो व्हाट इज द टोटल मास? 2, 3 and 5, तो 10 kg इज द टोटल मास. तो फोर्स कितना हो जाएगा? मास इंटू एक्सीलरेशन से. अगर फोर्स 50 न्यूटन है, कितने पे लगाया? 10 न्यूटन पे, तो एक्सेलरेशन विल बी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ये हो गया आंसर किसका? एक्सेलरेशन का. अब दिस विल बी एक्सेलरेशन ऑन ईच एंड एवरी पार्टिकल. अब क्या करना है? नॉर्मल फोर्स फाइंड करना है 3 और 5 के बीच का. कैसे करोगे? ये फॉर्मूला लिखा है था लास्ट टाइम, ऐसा ही करना है कि 5 3 के ऊपर एक फोर्स लगाएगा ऐसे, और 3 5 के ऊपर भी फोर्स लगाएगा ऐसे. समझ में आ रहा है? दोनों की वैल्यू सेम ही होने वाली, एक प्लस होगा एक माइनस होगा. दिस इज एक्शन रिएक्शन पेयर. जो थर्ड लॉ करा मतलब स्टेटमेंट समझाया था, और थर्ड लॉ का एप्लीकेशन कराना बाकी है, वो आज के लेक्चर में हो जाएगा. तो इसको पहले हमने क्या किया? व्हाट वाज द फर्स्ट एस्पेक्ट? फर्स्ट स्टेप क्या किया हमने कि इसको टोटल मास कंसीडर करो. F = m है, सबको पता है, उसमें डाल के एक्सेलरेशन ले आओ.
अब बाय डिफॉल्ट 3 का खुद का एफबीडी बनाने का ट्राई करो, क्या बनेगा? 3 के ऊपर एक्सेलरेशन इस तरफ लग रहा है, फोर्स भी इस तरफ लग रहा है, लेकिन 5 की वजह से क्या हो रहा है, 3 के ऊपर इस तरफ एक नॉर्मल फोर्स लग रहा है, तो ये एफबीडी बन गया। अब क्या होगा? व्हेन वी आर कंसिडरिंग द होल थिंग एज अ वन सिस्टम, तब क्या हो रहा है, इसकी वजह से इस पे भी नॉर्मल लगा, इसकी वजह से इस पे भी लगा, पर वो नलीफाई हो गया बिकॉज वी आर कंसिडरिंग इट होल एज अ सिस्टम। पूरा एक सिस्टम मान लिया, तो इसकी वजह से इस पर लगा वो भूल जाना पड़ेगा, डायरेक्ट एफ इजिकल टू एम ए से आंसर मिल जाएगा एक्सेलरेशन का। अगर ओनली एक्सेलरेशन पूछा होता तो ये था हमारा आंसर, पर पूछा क्या है, व्हाट इज द नॉर्मल फोर्स बिटवीन द ब्लॉक 3 एंड 5। तो क्या करेंगे, अब 3 का अलग से एफबीडी बनाना पड़ेगा, उसके ऊपर से उसका एक इक्वेशन बनेगा, उसमें एक्सीलरेशन और फोर्स की वैल्यू डालेंगे तो N35 मिल जाएगा। एफबीडी कैसे बनाओगे, लाइकवाइज अगर मैं इसका एफबीडी बनाता तो क्या बनता, mg इक्वल टू NAB। तो अगर मुझे m और g पता होता तो NAB मिल जाता। तो यहाँ पे तो हमको सब पता ही है, फोर्स पता है, एक्सीलरेशन पता है, मास ऑफ द पार्टिकल 3 भी पता है। समझ में आ रहा है? तो ट्राई टू ड्रॉ एन एफबीडी, 10 सेकंड का टाइम देता हूँ, होता है तो ठीक, नहीं तो फिर कराता हूँ। ये लिख लिया सबने? सपोज मैंने 5 kg का ब्लॉक लिया, तो 5 kg के ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ, तो उसके ऊपर क्या क्या लग रहा है, तो उसका खुद का वजन है और उसके ऊपर एक्सेलरेशन लग रहा है। अब बाय डिफॉल्ट अगर मैं N53 बनाना चाहूँ तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो ये बन गया 25 न्यूटन। इफ दिस इज द फोर्स ऑन 5 ड्यू टू 3, सो दिस विल बी द फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 5। समझ में आ रहा है? मैंने आपको बोला कि आप 3 पे एफबीडी बनाओ, वो करते तो आपका -25 आंसर आता। अगर 5 पे एफबीडी बनाया तो +25 आंसर आया। समझ में आ रहा है? देखो क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले वो समझो कि देयर आर 3 ब्लॉक्स, एक दूसरे को एकदम टच करके रखे हुए हैं। अगर टच करके रखे हुए हैं उसका मतलब क्या हुआ, देयर विल बी सम कॉन्टैक्ट फोर्स। अब सबसे पहली बात क्या होती है, इसका वर्टिकल वर्जन अभी नहीं करना है, वर्टिकल हमने कर लिया था। हॉरिजॉन्टल में क्या किया, राइट हैंड साइड से 50 न्यूटन का फोर्स आया टूवर्ड्स द राइट हैंड साइड, तो प्लस एक्स डायरेक्शन में ही एक्सेलरेशन होगा, देयर इज नो अदर ऑप्शन। तो एक्सेलरेशन पता चल गया। तो फर्स्ट केस, पूरी सिस्टम को एक ही मान लो, तो पूरा मास विल बी 5 + 3 + 2 विल बी 10 kg। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ये हमको सिंपल पता है, सेकंड लॉ। तो m की जगह 10 लिखेंगे, a की जगह a, f की जगह 50, तो 5 मिल गया। अब दिस विल बी द एक्सेलरेशन ऑन ईच एंड एवरी पार्टिकल। तो अब तो नया कुछ करना नहीं है, अब किसी एक पार्टिकल को पकड़ो, 3 और 5 के बीच का पूछा था, तो या तो 3 का एफबीडी बनाओ या 5 का एफबीडी बनाओ, दोनों में फोर्स तो सेम ही मिलने वाला है, पर 5 इसके ऊपर नॉर्मल लगाएगा इस तरफ, तो ये हो गया N53, 3 3 पे लगा 5 की वजह से, और इधर हो गया नॉर्मल ऑन 5 ड्यू टू 3। तो तू इसे ढूंढ या इसे ढूंढ, बोथ विल बी सेम। लाइकवाइज NBA को ढूंढो या NAB को ढूंढो, NAB इज इक्वल टू -NBA। समझ में आ रहा है? अब समझ में आया?
कि जो हम वर्टिकल कंडीशन में कर रहे थे कि बी विल बी कंप्रेसिंग द ए पार्टिकल विद दिस नॉर्मल। एक सेंटेंस लिखाया था कि जो कांटेक्ट नॉर्मल फोर्स लगता है वो कैसा लगता है, जैसे बी ए को कंप्रेस करने का ट्राई कर रहा हो वैसे परपेंडिकुलर लगेगा, परपेंडिकुलर टू सरफेस। एंड हाउ, कैसे लगेगा, तो भाई वो बी ए को कंप्रेस करने का ट्राई करता हो ऐसे, और ए कैसे लगाएगा, वो बी को कंप्रेस करने का ट्राई करेगा। तो देर आर टू फोर्सेस और बोथ आर एक्शन रिएक्शन पेयर। इसने इस पे जितना लगाया, इसने उस पे उतना लगाया, तो मतलब ये बोल सकते हैं। वही कंडीशन मैंने हॉरिजॉन्टल करके दे दी। तो या तो तुम फाई के ऊपर एफ बी डी लगाओ तो फाई 3 मिलेगा, या 3 पे लगाओ तो 3 फाई मिलेगा। अगर ये प्लस है तो ये माइनस होगा, अगर इसको प्लस लो तो ये माइनस हो जाएगा। समझ में आ रहा है? डिपेंड्स ऑन आवर ऑप्शंस कि ऑप्शन में क्या दिया है। अब फटाफट लिख लो, थर्ड सम करते हैं। देखो प्रैक्टिस में कमी रहती है, दैट्स वाई वी आर टेकिंग एज मैनी सम एज वी कैन टेक। जो भी मतलब नीट में सबसे हार्ड हो सकता है और JEE में सबसे हार्ड हो सकता है, वैसे सारे सम यहाँ पे एक बार ले लेंगे। फिर आप कोई भी बुक फॉलो करो, पर पर्सन एक ही बुक फॉलो करनी है। किसी को लगता है कि मेरे को इस बुक में विश्वास है तो उसी को 2 साल तक पकड़ना है और कुछ नया नहीं करना है। लिख लिया इसको? ऑल द लेक्चर्स आर लिंक्ड विद ईच अदर। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कॉन्टैक्ट फोर्स की और टेंशन फोर्स की, तो इस लेक्चर में वही होगा। उस वक्त हमने जितना भी प्रैक्टिस किया था वो कम हुआ था, तो अब थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब सेम क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन को अगर ले लो, इस बार बीच में स्ट्रिंग लगा दो। थ्री पार्टिकल्स आर ऑन, इस बार इसको 3, इसको 2 और इसको 5 ले लो। तो इधर एक टेंशन होगा, इधर दूसरा टेंशन होगा। स्ट्रिंग बदली मतलब टेंशन बदला, सिंपल। अगर यही स्ट्रिंग सारे में चलती, अगर ये पार्टिकल बीच में नहीं होता तो पूरा टेंशन एक ही होता। मतलब यहाँ अलग स्ट्रिंग, यहाँ अलग स्ट्रिंग। अब क्या करना है, सपोज यहाँ से एक्सीलरेशन हो रहा है, फोर्स दे दिया कुछ, सेम सम समझ लो, 50 न्यूटन का फोर्स दे दिया। तो व्हाट विल बी द एक्सीलरेशन एंड T1 T2 का वैल्यू फाइंड करो। बीस कर दे, 50 ना करिस, 20 कर दे, 20 न्यूटन। इधर ध्यान दे, जिस टाइम पे जो चल रहा है वो करने की कोशिश करो। वे निशा क्या कर रही है तू? कुछ समझ में नहीं आ रहा है? ट्राई तो कर। ये सम थोड़ा स्लोली कराता हूँ, चल थोड़ी स्पीड स्लो कर देते हैं। समझ लो देयर आर 3 masses ऑन द सरफेस कनेक्टेड विथ स्ट्रिंग T1 एंड T2। तो इन दोनों के बीच का टेंशन T1 होगा, इन दोनों के बीच का T2 होगा। इनसाइड द स्ट्रिंग क्यों लगेगा, ये मैंने कराया था लास्ट टाइम कि स्ट्रिंग का जो टेंशन होता है वो ऐसे ही क्यों लगता है, बिकॉज वो इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, तो वो हमेशा अपनी लेंथ को कम करने का ट्राई करेगी। दैट्स वाई टेंशन ऐसे लगेगा, सिंपल है। अब इस कंबाइंड पार्टिकल को, कंबाइंड चीज को फोर्स लगाए 20 न्यूटन, देन फाइंड द टेंशन T1 एंड T2। अब क्या करना है, कुछ करना नहीं है। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। ये जो मेथड कराई वही करनी है एज इट इज। कॉन्सेप्ट जब पढ़ाया तब ध्यान नहीं दिया, रिकॉर्डेड कंटेंट दिया वो भी नहीं देखा, तो फिर कैसे होगा? ये मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड चीजें हैं जो हमेशा आती है, और इसको करने का कोई स्पेशल मुहूर्त नहीं है कि आज छोड़ देंगे बाद में कर लेंगे। अभी भी करोगे तो भी भूल जाओगे, तो उससे अच्छा है अभी कर लिया तो बाद में एक बार रिवाइज होगा, नहीं तो फिर पहली बार करोगे ऐसा ही लगेगा। जितनी बार पहली बार देखोगे हार्ड ही लगेगा, तो उससे अच्छा है अभी पहली बार देख लो, तब दूसरी बार देखो तो आपका रिवीजन हो। 6 महीने बाद स्टार्ट करोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा।
केमिस्ट्री का लेक्चर होता है, फिजिक्स करना है, फिजिक्स का लेक्चर होता है, केमिस्ट्री करना है। किसको उल्लू बना रहे हो आप लोग? क्या किया है? हाँ बोल। देखो सबसे पहले क्या करना है, वही होगा तू जो बोल रहा है वैसा ही हो, पर इसको इजी बनाने के लिए हमको क्या करना है, कंसीडर इट एज अ होल सिस्टम। अब पूरी सिस्टम मान ली। अब पूरी सिस्टम मानते ही क्या हुआ कि ये पूरा मास 10 kg हो गया, तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, सीधा एक्सेलरेशन मिल जाएगा। फिर क्या करना है, ऐसा क्यों किया मैंने, बिकॉज इसको पूरा जब मान लेंगे तो ये सारे टेंशन एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और पूरा ब्लॉक एक ही ब्लॉक की तरह वर्क करेगा। समझ में आ रहा है? द सिस्टम विल वर्क एज अ सेम 10 kg ब्लॉक। तो एक अकेला 10 kg का ब्लॉक जैसे काम करेगा वैसे ये सिस्टम काम करेगा अगर इसको पूरा मान लेंगे तो। अब पूरा मान लिया तो F इक्वल टू m है, एकदम सिंपल हो गया। तो अब मुझे मास पता है कितना हो जाए 10, ये 20 पता है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा 2 मीटर पर सेकेंड। अब ये इतना ईजी था। अब क्या पूछा है, T1 एंड T2। तो अब T1 T2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि देयर आर सो मेनी पॉसिबिलिटीज। तो सबसे पहले T2 चाहिए, तो अकेले T2 को हम कंसीडर करें इस 3 kg वाले पार्टिकल को। तो अगर FBD बनाओ 3 kg वाले पार्टिकल का, ओनली 3 kg पार्टिकल का, तो उसके ऊपर T2 इस तरफ है, तो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ऐसा हो जाएगा। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन हो जाएगा। एक्सेलरेशन तो अभी ढूंढा हमने, तो T2 मिल गया। अब इस B पार्टिकल को पकड़ लो, इसके ऊपर बनाओ फ्री बॉडी डायग्राम। तो इसके ऊपर एक तरफ T1 है, एक तरफ T2 है, पर हमको पता है कि ये उस तरफ जा रहा है, सो T1 मस्ट बी ग्रेटर देन T2। तो T1 माइनस T2 करके, T1 माइनस T2 करके फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन हो जाएगा। अब 2 इक्वेशन मिल गए, अननोन भी 2 है, तो इसको इक्वेशन में से सोल्व करो तो भी हो जाएगा, ना तो यहाँ पे T2 मिल ही चुका है, उसको यहाँ पुट करो तो भी आंसर आ जाएगा। चीजें एकदम सिंपल है, पर आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हो तो नहीं होगा। लास्ट टाइम ये एक सम कराया था, सबको याद है कि किसी पार्टिकल पे अगर ऐसी 2 तरीके से फोर्स लगेगा तो वो एक्सेलरेशन किस तरफ होगा, ये समझ में आया था? उर्मी लेक्चर भरे थे। इसका क्या है, T2 3 इंटू 2 6, तो इधर 6 रख दे, T1 माइनस 6 इक्वल टू M2 इंटू 2 4, तो माइनस 2 आएगा ना, क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है उसमें? तो वही है, बरोबर है। वो अपने को देखना है कि T2 किस तरफ है, इस पार्टिकल पे इस तरफ था, दैट्स व्हाई माइनस में आया। नहीं समझ में आया? पर आपने बोला ना कि T1 ज्यादा होगा T2 से, तो 4 और 6 है ना, तो T2 6 है, ये 4 आएगा, तो T1 कम ही हुआ ना। T1 ज्यादा होना चाहिए। अच्छा हाँ, 10 आज ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, बरोबर है। ये 6 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना। Now consider an inclined plane. कौन नंबर છે? 4th के 5?
बोलो, ब्लू में नहीं देखा तो आना पछी करे व्यवस्था। वे क्या प्रॉब्लम है भाई, इधर ध्यान दो। दिस पार्टिकल इज 1 kg, दिस इज 2 kg। ये एंगल समझ लो थीटा। देन फाइंड द एक्सेलरेशन एंड द नॉर्मल फोर्स बिटवीन पार्टिकल 1 and 2। एक्सेलरेशन द g sin थीटा होगा। थीटा कोई भी एंगल अपने हिसाब से जो लेना है वो ले लेना, आंसर लाना है तो। नहीं, वो पॉसिबल नहीं है। अगर ये 90 है तो ये 90 कैसे हो सकता है? ऑल टाइम फेवरेट। अब यहाँ क्या करना है, इधर ध्यान दो। कौन चाहे अब क्या करेंगे इसमें? कंसिडर इट एज अ सिस्टम। तो क्या होगा, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो फोर्स कितना होगा, 3 mg sin थीटा। ये कहां से आया, समझ में आया? अगर ये m है, इधर ध्यान दो, तो इधर नीचे हो जाएगा 3 mg, उसका एक कंपोनेंट ये थीटा इधर आ जाएगा, तो दिस विल बी mg cos, 3 mg cos, दिस विल बी 3 mg sin। तो 3 mg sin थीटा फोर्स इक्वल टू मास 3m इंटू एक्सेलरेशन। 3m कैंसिल हो जाएगा, वही आंसर आएगा, a इज इक्वल टू g sin थीटा। मतलब इससे क्या समझ में आया? व्हाट विल बी द इन्फरेंस ऑफ दिस इक्वेशन? कि अगर वो सुजल को और तनिष्क को कसो नहीं करो, कसो नहीं, राज कासल के टेरेस पे जाएंगे और दोनों को हक करा के फेंक देंगे नीचे। इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। तो व्हाट विल बी द फोर्स बिटवीन टू ऑफ देम? सर जितनी जोर से चिपके उतना। अगर हैरी पॉटर देखा है तो हैरी पॉटर में भी जो एक सीन आता है, व्हेन वोल्डेमॉर्ट एंड हैरी पॉटर इन द डेथली हॉलोज पार्ट 2, हैरी पॉटर उसको लेके क्लिफ से कूद जाता है। तो जब वो कूद जाता है, अगर वो किसी हाइट से कूद गए दो लोग, बराबर, और इन बिटवीन वो दोनों ऐसे हैं, तो बाय द टाइम दे आर फॉलिंग, हमने ये किया हुआ है कि बाय द टाइम दे आर फॉलिंग दे बोथ आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, सो देयर विल बी नो नॉर्मल फोर्स ऑन ईच अदर। समझ में आ रहा है? अगर दोनों, सपोज ये बैग लेकर कोई कूदे, तो जब हम ऊपर खड़े होंगे तब बैग का वजन हमारे पर होगा, पर जब हम कूद जाएंगे तो क्या बैग का वजन लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? बिकॉज द बैग एंड यू आर फॉलिंग अंडर द सेम एक्सीलरेशन ऑफ g, दैट्स व्हाई देयर विल बी नो फोर्स बिटवीन टू ऑफ यू। समझ में आ रहा है? तो देयर आर 3 एग्जांपल्स कि अगर दो चीज कनेक्टेड है और उसको कहीं से गिराया जाता है अंडर द ग्रेविटी, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, तो दोनों के ऊपर अगर सेम फोर्स है, समझ में आ रहा है, तो देन विल बी नो नॉर्मल फोर्स बिटवीन देम। बातें मत कर अंदर अंदर, जो समझा रहा हूँ वो समझ, नहीं समझना है तो बाहर निकल, कोई प्रॉब्लम नहीं है इधर। और डोंट वेस्ट द टाइम ऑफ द क्लास। ये जो कंटेंट बन के आया है ये थोड़ा हैवी है, ये 2 साल तक काम आएगा आपको। मैंने आपको पहले भी बताया था, किसी भी कोचिंग में NLM का मटेरियल देख लेना, दिस विल नॉट द केस, ये कुछ कराया नहीं होगा। नो वन डिस्कस एटूड्स मशीन, नो वन डिस्कस दिस पर्टिकुलर केसेस। ये एडवांस लेवल के सम भी मैं लेके आया हूँ आज, तो अगर ध्यान दोगे तो आपका IQ बढ़ेगा।
ध्यान नहीं देना है तो यू कैन लीव द क्लास, पर बीच में कोई बकवास चाहिए नहीं। एक तो रिकॉर्डिंग पकड़ रही है ये सब बकवास डालने से, ये आपके लिए ही ऐसा बैकअप है कि अगर आप एक अटेंडेंस नहीं दे पाए ड्यू टू सम रीजंस, अगर जिसको जेन्युइनली एंट्रेंस का प्रिपरेशन करना ही है तो उसको जेन्युइनली आना पड़ेगा। मैंने बोला था एवरी लेक्चर विल बी कनेक्टेड टू अ प्रीवियस लेक्चर। तो चैप्टर 5 के जो लेक्चर स्टार्ट हुए एटवुड मशीन के, दैट वाज कनेक्टेड टू प्रीवियस रिलेटिव वेलोसिटी। तो अगर किसी ने रिलेटिव वेलोसिटी नहीं पढ़ा है तो वो समझ में नहीं आएगा। सब कुछ सिस्टमेटिकली प्लान्ड है कि अगर चैप्टर 5 का ये सब कुछ पढ़ोगे तभी फ्रिक्शन समझ में आएगा। अब जब फ्रिक्शन समझ लिया तभी चैप्टर 6 में जा पाओगे, चैप्टर 6 समझा तभी चैप्टर 7 में जा पाओगे। एक भी लेक्चर बीच में से गया तो तुम्हारा कंटेंट गया, वापस से उस जगह पे नहीं आ पाओगे जहां से तुमने छोड़ा है। इसमें कोई ऐसा ऑप्शन ही नहीं है अपने पास कि सारी जगह पे रेफरेंस पुराने चैप्टर्स के आते ही जाएंगे, फिर मज़ा नहीं आएगा। उससे अच्छा है मत पढ़ो, अभी से मत पढ़ो, क्लास का टाइम तो मत बिगाड़ो। कितनी बार बोला है, यू हैव टू रिस्पॉन्स इन क्लास, 2-way कम्युनिकेशन रहेगा तभी आपको समझ में आएगा, यहाँ से कुछ घर लेके जाओगे। अब ये सॉल्व करना था, आंसर क्या आया, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू जी साइन थीटा। क्यों, कितना भी मास पकड़ लो, किसी भी बॉडी अगर जी के रिस्पेक्ट टू स्लाइड कर रही है, मतलब अगर कोई भी फ्रिक्शन लेस सरफेस है, ये कब चलेगा, फॉर ओनली फ्रिक्शन लेस सरफेस। अगर फ्रिक्शन होता तो उसमें से फ्रिक्शन का कंपोनेंट यहाँ से माइनस होता। समझ में आ रहा है? अभी फ्रिक्शन नहीं है, जब आएगा तब बात करेंगे। अब क्या करना है, कोई भी फ्रिक्शन लेस सरफेस में अगर कोई पार्टिकल स्लाइड कर रहा है वेस्ट पर से तो उसका एक्सेलरेशन जी साइन थीटा ही होगा। अगर इसको मैं स्ट्रिंग लगा के भी कनेक्ट कर दूं तो भी सेम कंडीशन। और पूछे व्हाट विल बी द टेंशन बिटवीन द टू पार्टिकल्स, अगर ये 1 किलो ये 10 किलो मान लो, अगर इन दोनों को स्लाइड कराया तो व्हाट विल बी द टेंशन बिटवीन द टू बॉडीज, कुछ नहीं होगा, बिकॉज बोथ विल फॉल अंडर द ग्रेविटी। समझ में आ रहा है? तो दोनों कॉन्टैक्ट फोर्स के लिए ये वैलिड है। तो लिख लो अपने हिसाब से कि फॉर अ बॉडी sliding under the influence of gravitational acceleration on a frictionless wedge, there will be no contact force and no tension force between two of the body. मैथमेटिकली प्रूव करना है। देख, ये 2 पार्टिकल का अगर एफपीडी बनाओगे तो इसके ऊपर नॉर्मल किस तरफ लगेगा, ड्यू टू 1 इस तरफ लगेगा। अगर हम फाइंड कर रहे हैं n21, नॉर्मल 2 पे लगा 1 की वजह से, तो ये रहा तेरा नॉर्मल n। इधर इसको अलग से बना दो, चलो 2 को अलग से साइड पर बना दो, तो 2 ऐसा बनेगा। इसको एक g नीचे ले रहा है, एक cos इधर ले जा रहा है, एक mg साइन इधर ले जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, 2mg साइन थीटा विल बी द फोर्स, इधर हो जाएगा नॉर्मल। अब लिखो फोर्स इज इक्वल टू, आप 1 ના લીધે નોર્મલ તો આવા જ લાગશે ને હોરિઝોન્ટલ, તો 2mg sin थीटा माइनस n इक्वल टू 2mg sin थीटा। तो mg sin थीटा कैंसिल, तो नॉर्मल तो आ गया 0, तो मैथमेटिकली भी 0 दिख रहा है। और बाय द एग्जांपल जो हमने लिया कि अगर 2 चीज़ एक साथ गिर रही है, अगर वो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट है या फिर कांटेक्ट नहीं भी है, ये घर पे जाके कर सकते हो, किसी 2 चीज़ों को एक रस्सी से बांध दो और उसको छोड़ दो, तो कोई टेंशन देखने को नहीं मिलेगा बिटवीन द स्ट्रिंग। क्यों? बिकॉज बोथ द पार्टिकल्स आर फॉलिंग अंडर द ग्रेविटी। तो अगर वो फॉल कर रहे हैं यहाँ पर भी वो फ्री फॉलिंग का ही कंडीशन आएगा, बिकॉज यहाँ फ्रिक्शन नहीं है। सिंपल है बस। तो इसके बाद जो सम आएगा वो कर लेते हैं। ये लिख लिया सबने?
કયો સમ છે? પાંચમો ને? ક્વેશ્ચન થોડો અઘરો છે. શું કેવું છે બધાને? કે so the question is, string T1 and T2 are connected to a 1 kg block like this in the question. The string T1 is attached to the particle with the angle of 52 degree to the perpendicular. Then find the tension T1 and T2. इसके बाद वाले दो सम थोड़े टफ है, ये भी थोड़े उसी कैटेगरी में आता है. वो 1 मिनट आपको. नॉर्मल कैसा लगेगा? नॉर्मल की चिंता करना ही नहीं है इधर. नॉर्मल कब लगता है? जब कांटेक्ट हो. क्या 1 kg कहीं पे कांटेक्ट है? नहीं है. तो इसके लिए सोचने का एक ही तरीका हमारे पास अवेलेबल है. T1 cos 53 equal to mg. અને T2 એટલે mg sin theta સાહેબ. હા, એવું થશે. एक जी ऐसे लगेगा नीचे. अब क्या होगा, अगर ये 53 है तो ये 53 बन जाएगा, और अगर ये 53 है, ये 90 है, तो ये 37 बन जाएगा. तो अब कंडीशन क्या है कि T1 का कॉस कंपोनेंट क्या हो जाएगा? T1 cos 37 और T2 का, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल टू हो गए, पर ये G किसके इक्वल टू होगा? T1 के साइन 53 के साथ. नहीं, T1 का साइन, ये कॉस या तो ये साइन होगा. ओके, तो T1 साइन 37. So two of the equations are T1 cos 37 equal to T2 and G equal to T1 sin 37. પછી જો અહીંયા જો અહીંયા આ પરપેન્ડિક્યુલર જો પેલી જે વોલ છે ને પણ પરપેન્ડિક્યુલર તો આ વાળો જે એંગલ છે તો એ 53 ને અહીંયા પણ 53, તો આ વાળું mg cos 53 નહીં થાય અને ઉપર વાળું mg
साइन 53. अगर એને આ સાઈડ લઈ જઈએ તો T2 = mg sin 53. मतलब समझ पड़ी जो आएगा मैं करूँ समथिंग इज रॉन्ग એવું કહેતું ना હું મારી રીતે કોઈક આવી રીતે સોલ્વ થાય क्वेश्चन तो बराबर है. G इक्वल टू T1 साइन. साइन का वैल्यू क्या आता है? साइन 37 3/5 तो बराबर है. G इज इक्वल टू T1 3/5 और T2 इज इक्वल टू T1 cos 37 4/5 बराबर है. એવું નહીં કે अब तूने कंपोनेंट निकाले इसके, सपोज इसके, हाँ AMG अगर ये mg है, हाँ अगर आ साइड बनाए कई बाजू आ बाजू आम 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 हम बाजू बनाना, हाँ ये उसके परपेंडिकुलर है. एक ऐसे बनाओ. हाँ एम करो तो आज एंगल बन्यो ने અહીંયા 53 नहीं आएगा. हाँ तो पेलू mg cos 53 mg cos 53 इक्वल टू T1 sin 37. आजो ओके तो mg cos 53 इक्वल टू T1 हाँ तो भी आंसर तो वही आएगा ना. तो ये चालશે ને क्या लिखा था? मतलब अगर तू इसके कंपोनेंट बनाए या T1 के कंपोनेंट बनाए, देखो ये सिंप्लीफिकेशन है, डिपेंड्स ऑन योर पर्टिकुलर माइंडसेट. उस वक्त हमको ये याद आया तो ये करेंगे, उस वक्त T वाला याद आया तो T वाले को सेपरेट करेंगे. बट ये इजी लग रहा था कि Z बन के ये 53 इधर आ जाएगा. फिर अगर ये 90 होगा, ये थीटा होगा तो ये 90 माइनस थीटा दिख रहा था. दैट्स वाई ये तीनों एंगल जल्दी मिल गए तो कंपोनेंट भी जल्दी मिल गए. अब यहाँ क्या होगा कैसे होगा वो हम कंफ्यूज हो रहे थे. G इज इक्वल टू 3/5 T1 आया होगा और दूसरा क्या आया? T2 इज इक्वल टू 4/5 T1. जो सम है वो थोड़ा हार्ड है. લખાઈ ગયું? मैत्री तू जा बाहर. चलो इधर ध्यान दो. तो द क्वेश्चन वाज देयर इज अ बॉल ऑफ मास 5 kg. वो ऐसे दो सरफेस के बीच में फंसाया हुआ है. सरफेस के बीच का डिस्टेंस है 6 मीटर्स. रेडियस ऑफ द बॉल इज 5 मीटर्स एंड मास ऑफ द बॉल इज ऑल्सो 5 मीटर. देन फाइंड द नॉर्मल्स.
नॉर्मल फ्रॉम द सरफेस 1 एंड नॉर्मल एक्सर्टेड ऑन द बॉल ड्यू टू सरफेस 2। अब इसके ऊपर हमने क्या समझा था कि नॉर्मल जो है वो कैसे लगता है, परपेंडिकुलर टू सरफेस। नॉर्मल कैसे लगता है, तो इसमें परपेंडिकुलर कैसे लगेगा? देखो समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। लैडर वाला सम सबने किया था ऐसे, एनसीईआरटी में ऐसा एक सम दिया हुआ है कि लैडर का एक ही पॉइंट है जो इस पूरे सरफेस पे टच हो रहा है, तो उसी पॉइंट पे परपेंडिकुलर नॉर्मल लगेगा। समझ में आ रहा है? अगर पूरी लैडर ऐसे पड़ी होती जमीन पर, सपोज ये लैडर पड़ी है पूरी जमीन पर, तो सारे पार्टिकल्स पे नॉर्मल फोर्स परपेंडिकुलर लगता, और वो ऐसे लगी हुई है तो एक नॉर्मल ऐसे लगेगा और इस सरफेस से ऐसे लगेगा। समझ में आ रहा है? अगर एक ही पॉइंट भले ही टच कर रहा है दूसरे सरफेस पे, पर नॉर्मल तो लगेगा परपेंडिकुलरली। इसको एक और तरीके से समझ सकते हैं कि ऐसे हाफ ले लो। अब क्या होगा? अब नॉर्मल इसकी वजह से ऐसे लगेगा और उसकी वजह से ऐसे लगेगा। सिंपल है। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन है नॉर्मल लगने के? यहाँ से परपेंडिकुलरली लगता हुआ आएगा ऐसे N1, यहाँ से परपेंडिकुलरली लगता हुआ आएगा कैसे लगेगा N2। सो नाउ वी हैव टू फाइंड, अब इसको परपेंडिकुलरली बीच से अगर बाइसेक्टर बना ले तो इस डायरेक्शन में होगा उसका mg। अब क्या कर सकते हैं, इसको अगर थीटा मानो, इसको थीटा, तो नीचे भी सब थीटा थीटा हो जाएगा, x बन जाएगा। अब इसको ज्वाइन कर लो परपेंडिकुलरली ऐसे, तो ये 6 है तो ये इसका हाफ हो जाएगा 3, रेडियस है 5, तो बाय डिफॉल्ट ये जो लेंथ होगी वो 4 बन जाएगी। 37 ये 4 बन गई लेंथ। तो 3 के सामने वाला एंगल कौन सा होता है? 37। तो ऑल द एंगल्स विल बी 37। अब क्या करोगे? अब दिख रहा है मुझे, अब इस पर्टिकुलर बॉल को साइड में ले जाओ और उसका एफबीडी बनाओ, तो क्या दिखेगा आपको कि यहाँ से एक नॉर्मल फोर्स लग रहा है N1, फिर एक N2 फोर्स लग रहा है, वो N2 है। सॉरी ये N2 है। तो N1 फोर्स कहाँ पे लगेगा? तो समझ ले ये जो N2 है वो किसका कंपोनेंट है? इसका कॉस कंपोनेंट, और इसका साइन कंपोनेंट ढूंढो तो किस तरफ जाएगा? N2 का कॉस कंपोनेंट इस तरफ जाएगा और N1 का भी कॉस इस तरफ जाएगा। बाकी के दोनों तो एक दूसरे को मार देंगे, आमने सामने हो जाएंगे। तो देयर विल बी फॉर्मूला कि 2n cos 37 इक्वल टू mg, ये एक फॉर्मूला बना। N2 का cos, N1 का cos, बोथ आर गोइंग अपवर्ड्स, तो 2n cos 37। यहाँ से हमको क्या मिलेगा? cos 37 का वैल्यू क्या है? सो 2 इंटू n इंटू 4/5, m कितना है? 5 kg, ग्रेविटी 10, तो नॉर्मल फोर्स कितना मिला? टू 250/8 न्यूटन आंसर आ रहा है। अब एक लास्ट टर्म, उसके बाद हम थर्ड लॉ पे शिफ्ट करेंगे। अब नीट में कोई बोलेगा ऐसा सम नहीं आते, तो नहीं आते, बट क्यों काम का है? ये क्यों काम का है?
इफ यू आर कंसिडरिंग नीट पर्सपेक्टिव फॉर दिस एडवांस सम, तो आपके 4 सम एक ही सम में घुसेड़ दिए। तो अगर ये सम आपका क्लियर होता है नीट पर्सपेक्टिव से, अगर आपका आईक्यू इतना ज़्यादा हो जाएगा फिजिक्स में, तो यू कैन अटेम्प्ट एनी क्वेश्चन। समझ में आ रहा है? ये सारे एडवांस के क्वेश्चन है। इसके बाद वाला क्वेश्चन है वो एकदम टफ क्वेश्चन है, वो समझ में भी नहीं आएगा, लेकिन वो सब समझने के बाद आपका आईक्यू बढ़ेगा। उससे क्या होगा कि दीज आर द क्वेश्चन जो 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन को क्लब करके बनाए हुए हैं, वो JEE के लिए। तो आपके लिए तो ये 7-8 क्वेश्चन के इक्वल टू हो गया। तो समझ लो आपको इसका आईक्यू समझ में आ गया कि हाउ यू हैव डेवलप्ड द एंगल, हाउ यू हैव डेवलप्ड द रिलेशन बिटवीन द 2 एंगल्स एंड 2 नॉर्मल फोर्सेस। हमेशा हम एक ही नॉर्मल फाइंड करने का आता है, तो इसमें 2 नॉर्मल घुसेड़ दिए। फिर आपको सारा ज्योमेट्री पता होना चाहिए कि हाउ द एंगल ट्रांसफर फ्रॉम एक पॉइंट टू दूसरे पॉइंट पे एंगल कैसे जाता है, फिर MG कैसे बनाते हैं, फिर ये 6 मीटर का कैसे यूज़ करना है। पहले तो एंगल नहीं देंगे तो आप वहीं कंफ्यूज आओगे कि इसका तो कोई आंसर ही नहीं आ सकता है। तो हाउ टू अटेम्प्ट सच क्वेश्चंस वो समझ में आ रहा है। इतना फास्ट इसलिए जा रहे हैं क्योंकि फिर ऐसा लगता है कि 1.5 घंटा क्लास ले रहे हैं और 4-5 सम माइंड हो रहे हैं, तो थोड़ा फास्ट जाना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। तो जो लोग स्लो पढ़ रहे हैं, मतलब वो स्लो इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि वो ध्यान नहीं दे रहे, दिमाग कहीं और है, आप कहीं और हो। इधर ध्यान दोगे, पीछे जो 2 लेक्चर्स दिए हैं उनको एक बार देख लेना, तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। बिकॉज इसका एंट्रेंस एग्जाम में NLM का बहुत ज़्यादा पोर्शन आता है। इसके बाद जो पुली ब्लॉक सिस्टम जो कराई थी कंस्ट्रेंट के लिए, वो फिर से आएगी। ईच एंड एवरी सम विल बी बैक। और उसमें क्या फाइंड करेंगे हम? थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग। उसमें अब टेंशन का इंट्रोडक्शन हो चुका है अभी, कि देयर इज अ फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स कॉल्ड टेंशन फोर्स। तो अब उस पर्टिकुलर केस में हम टेंशन फाइंड कर सकते हैं, एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। अगर उसी एटवुड्स मशीन को कंसीडर करें तो हमारा फॉर्मूला था VP = VA + VB/2। अब इसी को एक्सेलरेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक्सेलरेशन ऑफ पुली = एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल A + एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल B / 2। दैट विल बी द सेम फॉर्मूला। वही जो पॉइंट मेथड हमने इसके लिए सीखी थी, वही पॉइंट मेथड इसके लिए भी बना सकते हैं। तो ऑलमोस्ट सब कुछ हो गया था उस लेक्चर में, पर वो सारे नहीं कराऊंगा फिर से, पर 2-4 सम करा दूंगा ताकि समझ में आ जाए कि हाउ टू फाइंड टेंशन एंड एक्सेलरेशन इन द सेम गिवन सिचुएशन। सर पॉइंट मेथड से करवाना नहीं। ठीक है। अब सारी एनर्जी बोर्ड पे लगा दो, बिकॉज ये क्वेश्चन समझ में आ गया या किसी ने सॉल्व कर दिया तो बहुत अच्छी क्वालिटी का क्वेश्चन है। अब इसमें करना क्या है? कहाँ क्वेश्चन आया पार्थिव? अब ये वाला एंगल 30 डिग्री है, ऊपर वाला एंगल 45 डिग्री है, और ऐसे 2 इंक्लाइन प्लेन के बीच में एक बॉल को फंसाया हुआ है। देन फाइंड द नॉर्मल फोर्स ड्यू टू दिस लाइन। ऊपर वाली लाइन की वजह से जो नॉर्मल फोर्स लगेंगे इसके ऊपर, वो फाइंड करना है। मास ऑफ द बॉल इज 2 kg and रेडियस इज 1 मीटर। तो इस 1 की वजह से उसके ऊपर एक नॉर्मल लगेगा और 2 की वजह से भी एक नॉर्मल लगेगा, जिसकी वजह से वो इक्विलिब्रियम में है अभी।
ऐसे सर पकड़ के मत बैठ। एंड बिकॉज वी आर रिकॉर्डिंग, बीच में टाइम कम देता हूँ सॉल्व करने के लिए, नहीं तो और भी कम टाइम मिलेगा फिर। और जब आप देखोगे रिकॉर्डिंग तो आपको लगेगा कि 2-2 मिनट 3-3 मिनट भगाने पड़ रहे हैं। बस ये बहुत अच्छी जगह से सम लिए हैं, तो एक बार कोशिश करो कि समझने का ट्राई तो करो एटलीस्ट। स्पीड ज़्यादा है मेरे को पता है, पर वी हैव टू कवर, अभी पूरा फ्रिक्शन बाकी है। फिर वर्क पावर एनर्जी स्टार्ट करेंगे ऐसा ही, अगर एडवांस लेवल तक जाना है। बोर्ड लेवल से हम सारे लेक्चर, पहला लेक्चर एकदम इजी होता है, उसके बाद थोड़ा दूसरा लेक्चर, तीसरा लेक्चर। तो अगर एक भी लेक्चर बीच में आप 2 लेक्चर पढ़ते नहीं हो, फिर अचानक से आते हो, फिर लगता है कि ये तो कहाँ सर क्या ही पढ़ा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो ऐसा ही होगा। तो इसीलिए ये घुसड़ा है बीच में कि आप देख पाओ एटलीस्ट। अगर आप नहीं आए हो, ये सिचुएशन ऐसी है तो शायद कुछ प्रॉब्लम है और नहीं आ पाए, तो एटलीस्ट घर से देख के आओ, तो कनेक्टेड फील करो, क्योंकि सब कुछ पिछले लेक्चर से रेफरेंस आएंगे, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अब कॉन्टैक्ट फोर्स उस लेक्चर में अच्छे से समझाया था, टेंशन फोर्स अच्छे से समझाया था, एकदम इजी से लेवल के सम उसमें कराए जो एनसीईआरटी बोर्ड लेवल पे होते हैं। फिर उस लेक्चर में टाइम कम पड़ा, खत्म हो गया, तो जो भी एडवांस बाकी था वो कराना पड़ेगा। और फ्रिक्शन स्टार्ट करना है तो वो भी ऐसे ही स्टार्ट होगा, पहले एकदम नॉर्मल लेवल पे, ताकि आपका एक बेसिक क्लियर हो जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। टेंशन लगाना कैसे है वही नहीं आता है, तो ये सब कराऊंगा कैसे होगा। एवरीथिंग इज परफेक्टली प्लान, बस आपको एक पर्टिकुलर मैनर में आना है। और जो जेन्युइनली प्रिपेयर कर रहा है उसको पता है कि उसको क्या करना है, वो रिप्लाई भी करते हैं। अभी हेतु को कुछ प्रॉब्लम था, वो नहीं आ रही थी, तो उसने बोल दिया कि सर आई एम नॉट प्रॉब्लम है। तो अगर किसी को जो भी इश्यू आ रहा है, अगर कोई पॉजिटिव आ गया अभी इस कंडीशन में, या कुछ भी चल रहा है और नहीं आ रहा है, ये उदय नहीं आ पा रहा है, तो उसने भी मैसेज कर दिया कि देयर इज सम इश्यू। तो अगर वो सेल्फ अवेयर उतने हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए, तो खुद से एटलीस्ट इतना तो काम करो। अगर रजिस्टर किया है तो इसकी कुछ तो वैल्यू है, बिकॉज जो जेन्युइनली प्रिपेयर कर रहे हैं उन्हीं का मेंटरिंग करेंगे, उन्हीं को लास्ट तक एग्जाम तक ले जाएंगे, उन्हीं को पास कराएंगे एग्जाम। बिकॉज ऐसे कोई भी टाइम पास करने के लिए कोई भी एक लेक्चर भरता है, फिर 3-4 लेक्चर नहीं भरता है, ऐसा नहीं होगी एंट्रेंस, कोई एंट्रेंस नहीं होगी, गुचकैट भी नहीं होगी। ये ऐसी चीजें नहीं है कि लास्ट 40 दिन में क्रैश कोर्स करो और निकल जाओ। 10th के टाइम पे ऐसा था, एक सिंपल एग्जांपल समझो कि 10th के टाइम पे अगर तुम्हें 5 साल के पेपर दे दिए जाते हैं, 1 महीने अगर मैं तुमको पढ़ाऊँ और 5 साल के पेपर दे दूँ, तो तुम्हें 80-90% निकल जाएंगे। पर अगर तुम 11th-12th नहीं करते हो, घर पे बैठे रहते हो या कुछ भी घूमते फिरते रहते हो, लास्ट महीने में 1 ही महीने में तुमने कहीं से कुछ देख लिया, रिवीजन कर लिया और तुमको 5 साल के पेपर दे दिए, फिर भी पास होना भी मुश्किल पड़ेगा इन द बोर्ड एग्जाम। एंट्रेंस की बात तो छोड़ दो, बिकॉज वहाँ पे 10th में सिर्फ 4 चैप्टर थे फिजिक्स के, 4 चैप्टर बायोलॉजी के और 4 चैप्टर केमिस्ट्री के। 10th खत्म, अब 2 बुक लेके जाना है, 11th की 2 बुक, 12th की 2 बुक। अभी तुम सीरियस नहीं हो, अचानक से सब एक साथ आएगा ना, तो बहुत प्रॉब्लम में रख जाओगे 12th में, फिर कुछ नहीं हो पाएगा। क्रैश कोर्स से आज तक किसी की एंट्रेंस पास नहीं हुई है, वो सिर्फ कोचिंग वाले करवाते हैं ताकि आपको ऐसा लगे कि मैंने कुछ किया। डायरेक्टली पास्ट ईयर पेपर हाथ में ले जाओगे तो नहीं होगा, कुछ भी ये सॉल्व भी कर लोगे पूरे पेपर तो नहीं होगा। मैं लिख के दे सकता हूं, नहीं होगा। ये एक प्रोसेस है कि पहली बार पढ़ा 10%, 20% गया, दूसरी बार पढ़ा 40%, 50% गया। तो वैसे जितना रिवाइज करेगा, ये एक ही शब्द तू 4 बार देखेगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सबको सब चीज़ एक ही लेक्चर में समझ में आए, पर एटलीस्ट ट्राई तो करो, एक एफर्ट तो दिखाओ कि क्या कर रहे हो, तुम्हें करना भी है कि नहीं करना है। अब इसमें सोचना क्या था, फर्स्ट एक पहला नॉर्मल कौन लगाएगा, ये 30 डिग्री वाला,
तो कंसीडर दैट पर्टिकुलर 30 डिग्री, वो इंक्लाइन कंसीडर किया। अब क्या होगा, इस 30 डिग्री की वजह से इसके ऊपर फोर्स लगने वाला है। तो बाय डिफॉल्ट अपने को एक तो पता है कि एक नॉर्मल फोर्स लगेगा ऐसे और एक लगेगा ऐसे, mg। सिंपल है। अब क्या होगा कि अगर यहाँ से मैं एक लाइन पास करूँ और इसके सेंटर में से एक लाइन पास करूँ, तो ये n1 है, ये 30 डिग्री था, तो क्या ये 30 हो जाएगा और यही 30 ऊपर ट्रांसफर हो सकता है इधर। क्लियर है। देन n1 का कौन सा कंपोनेंट यहाँ गया, n1 cos 30। समझ में आ रहा है कौन सा कंपोनेंट है ये n1 का cos 30। अब सिमिलरली फाइंड फॉर n2 सरफेस, n2 सरफेस की वजह से कैसा फोर्स लगेगा। तो 2 सरफेस ऐसा है, ऊपर है कुछ, इधर 45 डिग्री है और ऐसे कुछ है, तो उसका सरफेस तो हमको पता ही है कि ऐसे परपेंडिकुलरली n2 लगने वाला है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब क्या कर सकते हैं, एक पैरेलल लाइन ऐसी बनाओ, एक पैरेलल लाइन ऐसी बनाओ, तो यहाँ पे 45 तो यहाँ पे भी 45, तो 45 यहाँ पहुँच जाएगा। तो n2 का इधर वाला कंपोनेंट कौन सा होगा, n2 cos 45। समझ में आ रहा है। अब FBD बनाओ फॉर ओनली बॉल, FBD बनाएंगे ऐसे, तो क्या बनेगा कि n1 इज लाइक दिस 30 डिग्री पे, n2 इज लाइक दिस 45 डिग्री पे, कहीं भूल चला। लेकिन ऑपोजिट नहीं होगा ना अभी कौन। ज्योमेट्री की कोई भूल है तो वो बाद में डिस्कस करते हैं, बाकी ये सब सही है। ज्योमेट्री का कोई डाउट है तो बाद में डिस्कस करते हैं। n1 का ये कॉस इधर जाएगा, n1 cos 37, ये n2 का cos 45 बन जाएगा। दे बोथ विल इक्वल टू ईच अदर, और इसका साइन इधर जाएगा, इसका साइन नीचे जाएगा। तो पहला इक्वेशन क्या बना है, n1 cos 37 इक्वल टू n2 cos 45। फिर यहाँ होगा n1 का कौन सा कंपोनेंट होगा इधर, n1 sin 37, ऐसे sin 37। अब उसके इक्वल टू कौन है, mg। अभी इन दोनों को इक्वेट कराओ, इन दोनों को इक्वेट कराओ, तो सॉल्व करके बताओ क्या आता है n1 n2। n1 cos 30 इक्वल टू n2 cos 45। 37 गलती से लिख दिया, 30 है। एक और कंपोनेंट रह गया, देखो इधर ध्यान दो। n2 का एक कॉस इधर है, इधर साइन होगा n2 साइन 45। तो द इक्वेशंस विल बी, एक बार इक्वेशन फिर से लिख देता हूँ, n1 cos 30 इक्वल टू n2 cos 45। वो गलती से 37 लिख दिया था बिकॉज वी आर टेकिंग 37 इन ईच एंड एवरी सम। इधर ध्यान दो, ये हॉरिजॉन्टल हो गए दोनों फोर्स, n1 cos n2 cos। अब वर्टिकल में कौन है, n1 साइन इक्वल टू mg, और ये भी है। सो n1 साइन 30, n1 साइन 30 इज इक्वल टू कौन है, ये mg भी है और ये n2 का साइन 45 भी है। तो इधर बन जाएगा n2 साइन 45 प्लस mg। अब आंसर आएगा, mg क्या हो सकता है, 2 इंटू 10 तो 20 हो जाएगा। तो साइन 45 कॉस 45 साइन 30 कॉस 30 सबको आता होगा।
अभी थर्ड लो के जो भी सम थे, अकॉर्डिंग टू माई प्लान वी आर 4 क्वेश्चन शॉर्ट, 4 क्वेश्चन कम हुए इस पर्टिकुलर सेशन में, बिकॉज बीच में हमको बकवास गानी पड़ी।